सबसे पहले हम खबर आपको दें, मियां शहबाज शरीफ और हमजा की पेरोल पर रिहाई में एक दिन की तौसी कर दी गई है। वजीर आला पंजाब ने एक दिन तौसी की मंजूरी दे दी। नून लीग की तरफ से पेरोल पर रिहाई में तौसी की दरख्वास्त दी गई थी। मियां नवाज शरीफ और हमजा की पेरोल पर रिहाई में एक दिन की तौसी कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने एक दिन तौसी की मंजूरी दे दी। नून लीग की तरफ से पेरोल पर रिहाई में तौसी की दरख्वास्त दी गई थी। मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई में एक दिन की तौसी कर दी गई है। मजीद 24 घंटे अपने घर गुजार सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने एक दिन तौसी की मंजूरी दे दी। नून लीग की तरफ से पेरोल पर रिहाई में तौसी की दरख्वास्त दी गई थी, जिसे मंजूर किया गया और मजीद एक दिन की तौसी कर दी गई है। इसमें मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई में एक दिन की तौसी कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने एक दिन तौसी की मंजूरी दी। नून लीग की तरफ से पेरोल पर रिहाई में तौसी की दरख्वास्त दी गई थी। और इस्लामाबाद के शहरी में जाली अदालती फैसले तहरीर करने का इंकशाफ हुआ है। जाली अदालती फैसले तहरीर करने वाले स्टेनोग्राफर वाकिफ खान को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। तफसीलात क्या है, एहतशाम कियानी हमारे साथ है। एहतशाम बताइए इस खबर से मुतल्लिक। जी, ये ग्रेड 16 के स्टेनोग्राफर वाकिफ खान थे, जिनको मुअत्तल किया गया है और उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। सीनियर सिविल जज मोहम्मद शबीर की अदालत में जाली हुक्मनामा तैयार किया गया था, जिसके खिलाफ जो मुतासरा फरीक है उसने दरखास्त दी थी और उसके बाद उनके खिलाफ जो इंक्वायरी थी उसका आगाज किया गया। उसके बाद जो सेशन जज इस्लामाबाद ईस्ट की है, उन्होंने जाली अदालती अहकाम तैयार करने पर तहकीकात का हुक्म दिया और जाली अदालती अहकाम तैयार करने वाले स्टेनोग्राफर वाकिफ खान ने मिसकंडक्ट किया और करप्शन की। उनके खिलाफ चार्जशीट जो थी वो उनको फराहम कर दी गई है। चार्जशीट में ये लिखा गया है कि स्टेनोग्राफर वाकिफ खान ने बतौर रीडर 2 अदालती अहकाम की टेम्परिंग की और आदिल बनाम किरण फैमिली केस जो था उसमें बच्चे की मुलाकात कराने का जाली हुक्मनामा तैयार किया। तो उसके बाद उनको चार्जशीट फराहम की गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। तो शाम ज्ञानी तफसीलात के लिए शुक्रिया। और अब बात महंगाई की जो रुक न सकी। नवंबर के दौरान देही इलाकों में खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे की औसत शरह 16.5% से तजावुज कर गई। शहरों में महंगाई की शरह 13.7% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक नवंबर में मुल्क में मजमूई तौर पर महंगाई में इजाफे की औसत शरह 8.3% रही। ताहम खाने पीने की बुनियादी अशिया की कीमतों में ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। देहात में नवंबर के दौरान खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे की औसत शरह 16.6% तक पहुँच गई, जबकि शहरों में ये शरह 13.7% रही। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में शहरों में आलू गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 56% महंगे फरोख्त हुए, जबकि देही इलाकों में 78.5% महंगे हो गए। अंडे शहरों में 48% और देहात में 49% महंगे हो गए। शहरों में चीनी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 35.7% और देहात में 42.5% महंगी फरोख्त हुई। गंदम की कीमत शहरों में तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 36%, जबकि देहात में 38% ज्यादा हो गई। दाल मसूर की कीमत शहरों में 16% बढ़ी, देही इलाकों में 26% ज्यादा हो गई। नवंबर के दौरान LPG की कीमत 10.3% बढ़ गई। सेहत पर अखराजात में 7.6% और कपड़ों और जूतों की कीमत में 9.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर के दौरान मार्केट में खाने पीने की 39 बुनियादी अशिया में से 34 की कीमत में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 78% तक इजाफा देखा गया। दरामद के बावजूद मार्केट में चीनी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 42.5% और गंदम 38% महंगी हो गई। रवा माली साल के पहले 5 माह में मजमूई तौर पर महंगाई में इजाफे की शरह 8.8% रही। हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर वज़ीरा ने भी महंगाई का एतराफ कर लिया है। गरीब आदमी का चूल्हा नहीं चल रहा। वज़ीर आज़म भी कई बार महंगाई का नोटिस ले चुके हैं। महंगाई पर कई कमेटियां बनेंगी, मगर नतीजा सिफर रहा। मुख्तलिफ शहरों में लोग क्या कहते हैं और सूरत हाल क्या है, बाजारों में खरीदार क्या कहते हैं और क्या रोना रोते हैं दुकानदार क्या कहते हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान के हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। हमारे साथ होंगे लाहौर से शहजाद खान अब्दाली, इस्लामाबाद से वकास अजीम और मुल्तान से अलिशबा आसिफ। इनसे हमने बात इसलिए करनी है कि हम जाने कि क्या ये महंगाई सिर्फ एक बाजार एक शहर में है या फिर पूरा पाकिस्तान इस महंगाई की लपेट में है। वकास अजीम से बात करते हैं। वकास, बताएगा इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है?
जी, वफाकी दौरान हुकूमत इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो ये पाकिस्तान का सबसे महंगा तरीन शहर तस्वुर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो खाने पीने की अशिया है वो दीगर शहरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। इसी तरह जो दीगर अखराजात हैं वो भी दीगर पाकिस्तान के शहरों के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर अक्टूबर के मुकाबले में नवंबर के दौरान जो इदारा शुमारियात का डेटा आया है तो उसमें भी अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद में जो चिकन की कीमत में उसमें सबसे ज़्यादा एक महीने के दौरान इजाफा हुआ है और एक माह के दौरान चिकन की कीमत तकरीबन 22% से भी ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। नवंबर के दौरान हमने देखा है जो चिकन की कीमत थी उसमें तकरीबन एक किलो में 30 से 40 रुपए फ़ी किलो का इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ जो टमाटर है उसकी कीमत मुसलसल ज़्यादा रही है। टमाटर नवंबर में इस्लामाबाद में तकरीबन 200 रुपए फ़ी किलो तक भी पहुँचे हैं और इस दौरान अगर देखी जाए तो इस वक्त टमाटर की कीमत जो है वो 150, 160 और 170 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह जो आलू की कीमत है वो भी नवंबर के दौरान मुसलसल ज़्यादा रही है और आलू तकरीबन 100 रुपए फ़ी किलो से भी तजावज़ कर चुके थे। आजकल की अगर बात की जाए तो इस वक्त भी इस्लामाबाद में जो आलू की कीमत है वो 100 रुपए या फिर 90 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह जो प्याज की कीमत है वो भी 80 रुपए और 90 रुपए फ़ी किलो के दरमियान रही है। अगर ताज़ा सब्जियां हैं उनकी कीमतें भी 80 रुपए से लेकर 100 रुपए फ़ी किलो तक रही है। इसी तरह जो आटे की कीमत है वो भी हमने देखा है कि 70 से 80 रुपए फ़ी किलो नवंबर के दौरान रही है और चीनी की कीमत नवंबर में बहुत ज़्यादा रही है, तकरीबन 110, 115 रुपए फ़ी किलो तक रही है। अब ये देखा जा रहा है कि चीनी की कीमतों में थोड़ी सी मामूली कमी वाक़ई हुई है और तकरीबन 3 से 4% तक कमी हुई है और आटे की जो कीमत है वो भी अब नवंबर के आखिरी जो हफ्ता था उसमें थोड़ी मामूली कमी रिकॉर्ड की गई है। लेकिन शहरी जो है वो ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनकी आमदन और अखराजात का जो तवाज़ुन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है और अगर एक साल का या फिर माली साल के 5 जो महीने गुजर चुके हैं इनका अगर मुकाबला किया जाए, तवाज़ुन किया जाए तो बहुत ज़्यादा महंगाई रिकॉर्ड की जा रही है। यहाँ पर जो इस्लामाबाद के शहरी हैं वो बार बार हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत खाने पीने की अशिया की कीमतों को कंट्रोल करे ताकि उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मुयसर आ सके। जी, वकास अजीम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं लाहौर का और हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद खान अब्दाली। शहजाद, बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल है और लाहौरी क्या कह रहे हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, लाहौर में भी इस्लामाबाद से सूरत हाल कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। लाहौर में भी महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी रहा है। दारा शुमारियात की रिपोर्ट भी आपके सामने है जिसके मुताबिक मजमूई तौर पर जो महंगाई की शरह है इसमें 8.3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। देही इलाकों में बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 16.6 और शहरी इलाकों में महंगाई की शरह में 13.7 इजाफा देखा गया। अगर बुनियादी अशिया ज़रूरिया की हम बात करें जिनमें आटा, चीनी, इसके अलावा सब्जियां और चिकन और दीगर बुनियादी अशिया ज़रूरिया शामिल हैं तो इसके साथ साथ अंडे भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो अंडों की कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। 180 रुपये फ़ी दर्जन तक अंडे भी लाहौर में फ़रोख्त हुए। इसके अलावा हम चीनी की अगर बात करें तो ये भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इसकी कीमत 110 रुपये तक पहुंची और जबकि आटा जो है, आटा ज़री मुल्क होने के बावजूद इसका जो 15 किलो का थैला था वो 1050 रुपये तक गया। इसी तरह दीगर बुनियादी अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें थी वो भी आसमान से बातें करती रहीं। अगर हम सब्जियों में सब्ज़ मसाला जात की बात कर लें तो इस वक्त लाहौर में जो अदरक है वो 600 रुपये से ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर में मौजूद है। यहाँ पे हमारी मुख्तलिफ शहरियों से बात हुई तो उनका इस हवाले से ये कहना था कि उनका जो इसका मतलब ये हुआ कि मंथली बेसिस पे महंगाई में इजाफा हो रहा है, चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। कराची से हबीब खान अभी भी ज्वाइन किया है। हबीब, आप बताएगा कराची की सूरत हाल भी लाहौर और इस्लामाबाद जैसी है? बिल्कुल, कराची की सूरत हाल लाहौर इस्लामाबाद से मुख्तलिफ नहीं है। महंगाई में जो मुसलसल जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में भी इस बात का जो है वो एतराफ़ कर लिया गया है कि शहरी इलाकों में जो है वो 13.7% जो है महंगाई रिकॉर्ड की गई है गुज़िश्ता एक माह के दौरान। और अगर गुज़िश्ता साल से इसका मुकाबला करें तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जो है वो शहर में मुख्तलिफ अशिया खुर्द-व-नोश की जो कीमतें हैं वो उसमें अगर कीमत टू कीमत उसका मुकाबला किया जाए तो किसी कीमत
चीज़ों में जो है वो 70 से 80% तक का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें बिलखुसूस अगर बात करें सब्जियों की कीमतों के हवाले से, इस वक्त भी हम सब्जी मार्केट में ही मौजूद हैं और यहाँ पे अब से कुछ देर कबल भी हम शहरियों से बात कर रहे थे तो यहाँ पर आलू की कीमत गुज़िश्ता साल नवंबर में जो है तकरीबन 20 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो कराची में फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन इसके बरक्स इस साल जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो आज भी जो है वो इसकी कीमत मार्केट में है। इसी तरह से अगर दीगर सब्जियों पर जाएँ, टमाटर जो कि 50 रुपये फ़ी किलो तक था गुज़िश्ता साल, इस साल इस वक्त 140 से 150 रुपये फ़ी किलो टमाटर इस हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं फैसलाबाद का, हमें ज्वाइन किया है शाहिदा घुमन ने, उनसे जानते हैं। शाहिदा, बताइएगा महंगाई होने पर खवातीन ने क्या रद्द-ए-अमल जो है उनका सामने आया है? बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से महंगाई को कम करने के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ दावे ही रहते हैं क्योंकि जो आवाम है उस तक महंगाई का कोई भी जो है वो उनको सस्ती अशिया नहीं मिली और महंगाई का तूफ़ान जो है वो बेकाबू होता हुआ नज़र आ रहा है। हर चीज़ें सब्जियों से लेकर दीगर अशिया खुर्दनों जो है वो महंगी दिखाई दे रही हैं। इस वक्त बाज़ार में मौजूद हैं जहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो अभी भी कुछ दालें और चीनी वगैरह ख़रीदने में मसरूफ़ है। उनसे जानते हैं ख़वातीन का क्या रद्द-ए-अमल है, उनसे जानते हैं। मैडम बताइएगा क्या खरीदने के लिए आए हैं और किस रेट पे मिल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया कि आप आवाम की आवाज़ है। देखिए, मैं ग्रोसरी के लिए का सामान लेने के लिए आई थी, लेकिन जो हर चीज़ के रेट हैं यहाँ से हमें डबल मिल रहे हैं, तो आवाम को रिलीफ कहाँ मिला है? ना ही आवाम को कोई चीज़ें सस्ती करके दी जा रही हैं। गवर्नमेंट, लगता है लोकल गवर्नमेंट कोई फैसलाबाद में मौजूद नहीं अगर होती तो आवाम के साथ ये ज़्यादती ना होती। और भी शहरी उनसे जाने, आप बताइएगा महंगाई ज़्यादा हुई है या कम हुई? क्योंकि नवंबर के महीने में महंगाई जो है वो ज़्यादा थी, क्या कहेंगे? महंगाई ज़्यादा हुई है, बहुत रेट वध गए है तो मजदूर की तनख्वाह 12-13 हज़ार रुपया वा, हर चीज़ महंगी हुई 100% वधिया होया, ना बंदा दवाई लै सकदा वा ते ना ही सौदे खरीद सकदा, बच्चे पढ़ाए या सौदे लैन। अच्छा, आप क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? कि रियायत की जाए, सौदे थोड़े थोड़े 50% चल थोड़े थोड़े रेट घट हो जान ते मजदूर बंदे की रोटी सानी ना गुजर जाए। जी, आपने इनकी बात सुनी है, इनके जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे ताकि आम शहरी जो है मजदूर तबका उनकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो सके। बिल्कुल ठीक है शाहिदा, यानी कमाने वाले अगर परेशान हैं तो पकाने वाले भी परेशान हैं, क्योंकि कुछ खाने को आएगा तो ही पकेगा। मुल्तान से अलिशबा हमारे साथ है। अलिशबा, यहाँ भी सूरत हाल क्या है बताएगा? महंगाई इसी तरह अरूज पर है, मर्द और ख्वातीन क्या कहती हैं इस पर? जी बिल्कुल, बाकी शहरों की तरह मुल्तान में भी महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू है। तमाम जो शहरी हैं वो बढ़ती हुई महंगाई से काफ़ी परेशान हैं। अगर पिछले साल नवंबर की ही बात की जाए तो मुल्तान में जो आलू है वो 30 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा था और अब आलू की कीमत जो है डबल से भी ज़्यादा हो गई है। 70 रुपये किलो से ज़ायद में आलू जो है यहाँ पे फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह अगर दाल और चीनी की बात कर ली जाए तो चीनी की जो कीमत है इस महीने में रिकॉर्ड तोड़ रही है। 100 रुपये से ज़ायद भी चीनी फ़रोख्त हुई है और या तो मिली ही नहीं है शहरियों को। इसी तरह आटा जो है, एक आटे का थैला जो है वो 1200 तक में फ़रोख्त हुआ है 15 किलो का। जो ख़वातीन हैं अगर उनके कॉस्मेटिक की बात कर ली जाए तो पहले जो एक लिपस्टिक होती थी, आम लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक, वो 150 की या 200 की मिल जाती थी, अगर ब्रांड की भी आप किसी लोग, मगर जो आम अब लिपस्टिक है वो भी 400 से कम तक की नहीं मिली। कुछ ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं जो बाजार में शॉपिंग करने आई हुई है। तमाम तो रिपोर्टर्स का जो हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद आपको लिए चलेंगे, बराह रास्त दिखाएंगे। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर मुआविन खुसूसी शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। था कि स्टीवन सैकर जो 56 साल का एक जवान है, कैप्रिकॉर्न है, उसकी मेरा ख्याल एजुकेशनल बैकग्राउंड का भी नहीं पता था। इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उसके सामने बैठने पे वो जो मरियम सफदर साहबा अक्सर फरमाती हैं टांगें कांप जाती हैं, उनको शायद अंदाज़ा नहीं हुआ कि टांगें इस तरह कांपती हैं। अगर कल मरियम साहबा ज़रा किसी को भेजती हैं और इसहाक डार साहब का पाँव पकड़ के कोई देखता नीचे से या घुटना, तो पता लगता कि टांगें कैसे कांपती हैं और टांगों के ऊपर से पसीना कैसे गिरता है। तो वो कल का हमने मज़ारा देखा। लेकिन इसमें जो सबसे तकलीफ की बात है वो ये है कि और 2000 से लेके ऑनवर्ड आपने देखा कि 2 दहाई उन्होंने ये कोशिश की और अब उन्होंने नाकाम होकर इस बात के ऊपर घुटने टेक दिए, जिसका क्रेडिट पाकिस्तान के मीडिया को जाता है, जिसका क्रेडिट पाकिस्तान की अफवाज को जाता है, जिसका क्रेडिट पाकिस्तान की अवाम को जाता है और पाकिस्तान की पूरी कौम को जाता है कि हमने मिलके वो बयानिए की जंग लड़ी जो हमारे दुश्मन मुल्क जो हमारे खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया में रखे हुए थे फाशिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाने के लिए, वो भले यूएन में आप देख लें या जहां पे बैठ के ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को फाशिस्ट कहते हैं, जो बहुत देर से हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को एक फाशिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाया जाए।
और 2000 से लेके ऑनवर्ड आपने देखा इसमें पाकिस्तान एक लीडिंग रोल ले रहा है और इमरान खान उसको लीड करते हुए नजर आ रहे हैं उस सारे पीस के प्रोसेस को। भले हमारे मुसलमान दुनिया के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके दरमियान में सुलह जोई हो वो, तो बताइए पाकिस्तान कहाँ पे फाशिस्ट है या इमरान खान कहाँ पे फाशिस्ट हैं? तो उसका जो जवाब था, सवाल गंदम जवाब चना, वो आपने देख लिया। फिर इनसे पूछा गया कि आप बीमार तो लगते नहीं, यही अंग्रेज़ी में ऐसे ही कहा जा सकता था महज़ब तरीके से। तो उसका जवाब ये हुआ कि आपको पता नहीं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ ह्यूमन राइट्स क्या है। फिर इन्होंने इनसे सवाल पूछा गया कि आप 5 साल इंतज़ार नहीं कर सकते, आपको इतनी जल्दी किस चीज़ की है? अगर इमरान खान को मैंडेट 5 साल का मिला है तो आप इंतज़ार कर लीजिए 5 साल, और उसके बाद जाके जब, और ये भी कहा गया कि अभी तो आप यहाँ बैठे हैं, अगर आप पाकिस्तान जाना पसंद फरमाएंगे तो तब आप वहाँ जाकर इलेक्शन लड़ लीजिएगा। तो उसका जवाब दिया गया कि हमारा इलेक्शन चोरी हुआ था, जो हम बहुत देर से आपको बता रहे थे यहाँ पर कि अगर इलेक्शन चोरी हुआ था तो पिटिशंस आनी चाहिए थी, पिटिशंस आनी चाहिए थी, तो आपको 2013 और 2018 की जो पिटिशंस हैं उनका मुआवजा करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि 2018 में हमने पंजाब से ज़्यादा पिटिशंस की हुई हैं, क्योंकि ये सिर्फ है ही अब पंजाब की पार्टी, तो इसलिए मैं सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ, बाकी तो इन्होंने कहीं से सीटें नहीं जीती। तो ये पंजाब की पार्टी है, पंजाब में ये हारे और जीते हैं, तो पंजाब में इनसे हमारी पिटिशन ज़्यादा हैं इलेक्शन में। हर तरह से हम क्लेम करते हैं कि हमारे साथ शायद बाकायदगी कोई हुई या हमारे वोट सही नहीं गिने गए या कोई चीज़ भी जो भी हो सकती है। हमारे मुल्क में आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम नहीं है, चीज़ें हो सकती हैं। तो उसका जवाब ये जब एंकर ने दिया कि यूरोपीय यूनियन के मुबस्सर ने कंक्लूसिव स्टेटमेंट दी है कि आप इलेक्शन जो है वो फेयर हुए, अब एक ट्रू मैंडेट के साथ गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने कहा पढ़ें। बराह रास्त मुलाजा आप देख सकते थे मुशीर दाखिला शहजाद अकबर मामले खुसूसी शहबाज गिल न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ते हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा हो गया। डॉलर 58 पैसे महंगा होने के बाद 160 रुपए से तजावुज कर गया। डॉलर 159.82 से बढ़कर 160.40 रुपए पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा हो गया है। डॉलर 58 पैसे महंगा होने के बाद 160 रुपए से तजावुज कर गया। डॉलर 159.82 से बढ़कर 160.40 रुपए पर पहुंच गया है। एहसास कफालत प्रोग्राम में बेहिसी नजर आने लगी। लाड़काना में एहसास प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम हासिल करने वालों ने इल्जाम आयद किया है प्राइवेट अमला इनसे फी कार्ड 500 और 1000 रुपए की कटौती कर रहे थे, जिस पर ख्वातीन ने मरकज में एहतजाज भी किया और इमदादी रकम तकसीम करने वाले प्राइवेट स्टाफ के इंचार्ज रहीम बख्श को राई समेत दीगर अमले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्यों 11,500? पता नहीं, हमारे तो 12 हैं, इन लोगों ने 11.5 दिए। मैंने तो किसी को भी नहीं बोला, बस आप लोगों को बोल रही है पैसे उन लोगों ने दिए। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि 11,500 लेना है तो ले, और नहीं तो नहीं। चवन था ये असांजा मथों ये आया 11,000 ये ही आया है ना। 11,000 उर्दू ॻाल्हायो न, उर्दू ॻाल्हायो थोरो सिराइकी ॻाल्हायो। पैसा जवंदा त कटे वेंदासीं त असां अगर बंदि कराईंदासीं शिकायत कंदो त अञा मथो बंदि थी वेंदा पैसा। पता नहीं क्यों काट रहे हैं, हर किसी से 500-500 रुपया। कितनी खवातीन हैं जिनसे पैसे कट रहे हैं? काफी है, भरा हुआ है। भरा हुआ है? हाँ। और कहने वाला नहीं है? नहीं। क्यों? हम सुबह के आए हुए हैं, हमें नहीं दिया, हम वापस जा रहे हैं। इतनी राशि है, शुगर की मरीज हूँ, ज़्यादा यानी कि ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। अच्छा, कोरोना SOPs समाजी फासले हैं यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं है, सब औरतें कट्ठी। हाँ, कट्ठियाँ, कोई कोरोना का नहीं। भाव कटे ने पेने 1000 कटे ने पेने। हाँ, 1000 कटे ने पेने। रुशवत दे गिंदे पेने ये माया इने खड़े हूं अज चौथा ॾाड़ा इने मोटे वेंदे पे रुशवत गिंदे पेने असा का कार्ड ही नहीं पे काटते हैं, पैसों काटते हैं, हम गरीब कहां जाए। ख्वातीन दुहाइयां दे रही हैं, इसे पर बात करेंगे। अब्दुल खालिक मोगरी हमारे साथ ही मौजूद है। अब्दुल खालिक, ये तो लाखों रुपए का गबन है, आखिर मामला है क्या? जी बिल्कुल, एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत जो खवातीन को मिलने वाली रकम थी लाड़काना के DC स्कूल में, जहां पर ये दे रहे थे मकामी ठेकेदार, तो जब 24 की टीम वहां पर पहुंची तो हमने जायजा लिया, तो वहां पर मौजूद सैकड़ों खवातीन थी। इन्होंने शिकायत की 24 न्यूज को कि जो ये यहाँ पर मकामी ठेकेदार है, उन्होंने फ्रेंचाइज लेकर जो है 1000 से 500 से 1000 रुपए कटौती कर रहे थे, या 11,000 सारे
10,000 11,500 दे रहे थे, जिस पर हमने जब बात की जो मकामी ठेकेदार फयाज हुसैन और रहीम बख्श, तो वो कह रहे थे कि हम पूरे पैसे दे रहे। इसी मामले पर जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस को खवातीन ने शिकायत की और उनको अपना बयान भी दिया, और उसके बाद जो है पुलिस ने कार्रवाई करके जो तमाम सेंटर पर चलाने वाले जो ठेकेदार थे उनको गिरफ्तार कर लिया। उनकी जो डिवाइस है वो अपनी तहवील में ले ली, रकम ले ली। जो पुलिस के मुताबिक इन्होंने जो कार्रवाई की है, जो तकरीबन हजारों खवातीन है जो कल से जो यहाँ पर रकम की कटौती कर रहे, लाखों रुपए की जो है इन्होंने करप्शन की है, जिस पर अभी इन तमाम तरह की टीम है जो पंचायत लेने वाले ठेकेदार हैं रहीम बख्श और फयाज हुसैन समेत, उनको थाना अली गोराबाद ले आए हैं, जहाँ पर वो तहवील में उसके ऊपर मुकदमा दायर होने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यानी धोखेबाजों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अब्दुल खालिक मुगेरी। कराची में मनशियात के स्मगलर से 34 किलो चर्स बरामद करके मुलजिमों को छोड़ने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ चालान अदालत में पेश कर दिया गया है। गिरफ्तार एहलकारों ने चर्स आपस में तकसीम कर ली। कराची में मनशियात के स्मगलर से 34 किलो चर्स बरामद करके मुलजिमों को छोड़ने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ चालान अदालत में पेश कर दिया गया। गिरफ्तार एहलकारों ने चर्स आपस में तकसीम कर ली, जिसे बाद में अब गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम वसीम अकरम ने साहिल की सफाई पर कंटोनमेंट बोर्ड की काविशों को सराहा है। वसीम अकरम ने साहिल की सफाई पर क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड और एहलियान कराची का शुक्रिया भी अदा किया। वसीम अकरम का कहना है कि सफाई के बाद लग रहा है कि यह कोई साहिल है जहां कोई आ सकता है। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम वसीम अकरम ने साहिल की सफाई पर कंटोनमेंट बोर्ड की काविशों को सराहा। वसीम अकरम ने साहिल की सफाई पर क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड और एहलियान कराची का शुक्रिया भी अदा किया। वसीम अकरम का कहना है कि सफाई के बाद लग रहा है कि यह कोई साहिल है जहां कोई आ सकता है। मुबारक हो सबको, क्या ज़बरदस्त सफाई है बीच की। कांग्रेचुलेशंस टू सीबीसी एंड ऑफ कोर्स कराची के लोगों को, जो मोस्टली कहते हैं जो गन डालते हैं वो कराची के नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, वो चंद तो आंदे नहीं, बट अगेन कांग्रेचुलेशन, मुबारक टू सरफराज, उसकी टीम जो रोज़ सुबह 6 बजे आते हैं और सफाई करते हैं। अब ये बीच लग रहा है कि कोई भी आ सकता है, कोई बाहर से भी, कोई अपना भी, कम से कम दिखा तो सकते हैं कि हमारा बीच है। सो मुबारक आप सबको और कांग्रेचुलेशंस। बात करते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में रिकॉर्ड अमवात। 10 जुलाई के बाद पहली बार एक दिन में 75 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। 2829 पॉजिटिव केसेस भी सामने आ गई। मजमूई तादाद 4,03,311 तक पहुंच गई। एक्टिव केसेस 50,000 के करीब पहुंच गए। मुल्क में कोरोना के 311 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। कोरोना की दूसरी लहर इंतहाई खौफनाक हो गई है। 10 जुलाई के बाद पहली मर्तबा एक रोज में रिकॉर्ड 75 अमवात हुई, जिससे अमवात की मजमूई तादाद 8,166 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में 2,810 मरीज जेर इलाज, जबकि 311 वेंटिलेटर पर हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस 50,000 के करीब पहुँच गए। गुज़श्ता एक रोज में 35,197 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,829 पॉजिटिव रिपोर्ट हुए। सिंध 1,75,642 केसों के साथ सरे फहरिस्त है। पंजाब 1,20,356 केसों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। मजमूई तादाद 4,03,311 तक पहुंच गई। लाहौर में कोरोना से मजीद 5 अमवात हो गए हैं, जबकि 447 नए मरीज भी सामने आ गए हैं। लाहौर में कोरोना वायरस से मजमूई तौर पर 1,216 अमवात हो चुकी। पंजाब में कोरोना वायरस के 778 नए केसेस सामने आए। मजीद आदादो शुमार है और कुल कितनी तादाद है ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है जाहिद चौधरी। जाहिद चौधरी, बताइए इस वक्त सूरत हाल क्या है कोरोना की? जी, कोरोना वायरस की हालिया जो लहर है, इसमें हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत देखने में आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी पंजाब भर में 778 कोरोना वायरस के नए मरीज जो हैं उनकी तस्दीक की गई और 30 अमवात जो हैं वो पंजाब में रिपोर्ट हुई हैं गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान। और सबसे ज्यादा इसमें जो केसेस हैं 447 वो लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं। जो अब तक का लाहौर का जो है वो रिकॉर्ड है, ये सबसे हाईएस्ट नंबर है जो आज गुज़श्ता 24 घंटे में सामने आया है। और इसके साथ 5 अमवात भी लाहौर में रिपोर्ट हुई हैं। अब तक कोरोना वबा के दौरान जो पंजाब में केसेस की मजमूई तादाद है वो 1,20,356 हो चुकी है। और इसके साथ साथ जो पंजाब में होने वाली अमवात हैं वो 3,066 हो गई हैं। जबकि लाहौर में जो केसेस हैं वो अब तक मजमूई तादाद उनकी 59,231 है और 1,216 अब तक जो है वो लाहौर में जो अमवात है वो रिकॉर्ड हो चुकी है। और ये पंजाब का ऑलमोस्ट
अब 50% है जो लाहौर में ये केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ साथ जो तर्जमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ है उनके मुताबिक जो कोरोना से मुतासर अफराद हैं उनमें से 98,825 अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। यानी लाहौर में मुसलसल कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। साथ चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के बाद रुख करते हैं कराची का, जहां कोरोना के मजीद 989 केसेस सामने आ गए। कराची में 446 वेंटिलेटर्स पर हैं, जिनमें से 62 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मजीद तफसीलात तनवीर बहलीम से जान लेते हैं। तनवीर, बताइएगा। जी देखिए, कराची में कोरोना वबा की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। रोज़ ब रोज़ जो कोरोना केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो तिब्बी मारीन को खदशा है कि बहुत जल्दी अस्पताल बढ़ जाएंगे अगर इसी तनासुब के साथ केसेस आते रहे। अगर आप शहर कराची की मजमूई तौर पर बात करें वेंटिलेटर्स की, तो निजी व सरकारी अस्पतालों में जो कोरोना वबा से लड़ने के लिए बेड मुख्तस किए गए उनकी तादाद 446 है, जिनमें से 62 में इस वक्त मरीजों की जान बचाई जा रही है। अक्सरियत उन बेड्स खाली हैं, मगर तिब्बी मारीन को यही खदशा है कि जिस तनासुब से ये बीमारी फैल रही है उससे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये बेड बढ़ सकते हैं। तो शहरियों से वो यही अपील करते हैं कि मास्क पहनें, बार बार हाथ धोएं और लोगों से समाजी फासला रखें। अगर आप गुज़िश्ता रोज़ की अब तक बात करें, तकरीबन 27 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं सिंध भर में, और मजमूई तौर पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1292 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 979 का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ कराची से। कराची में जो कोरोना वबा की जो फैलने की शरह है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। माह अक्टूबर में ये शरह 2% थी और अब ये बढ़कर 13% से ज़्यादा हो चुकी है। तिब्बी माहिरीन यही कहते हैं कि हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन लगाए और जहां पर बड़ी गैदरिंग्स होती है उनको रोका जाए, ताकि ये जो कोरोना वबा से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं उनको रोका जा सके। ठीक है तनवीर बहली, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर का रुख करते हैं। पेशावर में कोरोना के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 267 मरीज दाखिल हैं, जिनमें से 39 मरीजों की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। इसी पर बात करेंगे, अजमत अली शाह हमारे साथ होंगे। अजमत, बताएगा यहाँ हालात क्या है कोरोना के? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर में कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज़ हैं, उनमें बदस्तूर इजाफ़ा होता जा रहा है और अब तकरीबन 200 से ज़ायद मरीज़ जो हैं वो पेशावर के जो मुख्तलिफ़ अस्पताल हैं, जिनमें से LRH, HMC और KTH के साथ साथ दीगर अस्पतालों में जो है वो एडमिट हैं। अगर बात की जाए पेशावर के डेटा के हवाले से, तो तकरीबन 267 मरीज़ जो हैं वो दाखिल हैं, जिनमें से 39 मरीज़ जो हैं वो वेंटिलेटर पर मौजूद हैं, जिनमें से LRH जो अस्पताल है वहाँ पर तकरीबन 14 जो मरीज़ हैं वो वेंटिलेटर पर मौजूद है। इस तरह कोरोना के जो दाखिल मरीज़ों में 27 के टेस्ट जो हैं वो मुस्बत आए हैं, जिनमें से ICU में दाखिल तशवीशनाक मरीज़ों की तादाद जो है वो 14 है। साथ साथ में अगर बात की जाए तो पेशावर के दीगर अस्पतालों में भी तकरीबन 267 जो टोटल कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जिनमें से 39 जो मरीज़ हैं वो वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। जी अजमत अली शाह, बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह करने के लिए रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां कोरोना के मजीद 52 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद 6502 हो गई है, जबकि 43 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज भी हैं। अज़ादार हुसैन हमें अपडेट करेंगे। अज़ादार, बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 52 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। महकमा सेहत की जानिब से 24 घंटे के दौरान 446 अफराद की जो सैम्पलिंग थी वो की गई और देखने में नज़र आ रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कोरोना वायरस के मरीजों की जो तादाद है उसमें इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। इस साल रवां साल 6502 अफराद ज़िला भर में फैसलाबाद में कोरोना वायरस की जो थी उनमें तस्दीक हुई। ताहम 231 अमवात भी कोरोना वायरस के बाइस फैसलाबाद के अस्पतालों में हो चुकी है। इस वक्त फैसलाबाद में 43 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, जिसमें 38 अलाइड और 5 मरीज़ जो हैं वो DHQ अस्पताल में ज़ेर इलाज है। ताहम फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंसामिया की जानिब से टीचिंग अस्पतालों का निज़ाम चलाने के लिए अलाइड और DHQ अस्पताल के कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए मुख्तस किया गया था कि यहाँ पे पहले कोरोना वायरस के मरीज़ों का इलाज किया जाएगा। 50 बेड DHQ अस्पताल के और 250 बेड ऑक्सीजन बेड्स जो थे वो अलाइड अस्पताल के लिए मुख्तस किए गए थे। और वेंटिलेटर की से अगर बात की जाए तो 22 वेंटिलेटर अलाइड अस्पताल में और 7 वेंटिलेटर जो थे वो
DHQ अस्पताल में मुख्तस किए गए थे। ताहम 43 मरीज फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में इस वक्त कोरोना वायरस के ठीक है ज़रदार, बहुत शुक्रिया आपका। निश्तर अस्पताल मुल्तान में कोरोना के मजीद 6 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। 5 मरीजों का वेंटिलेटर्स पर इलाज अभी भी जारी है। मजीद तफसीलात बिलाल नियाजी से जान लेते हैं। बिलाल, आगाह कीजिएगा हमें सूरत हाल से। जी बिल्कुल, मुल्तान की सूरत हाल की बात करें तो कोरोना के मरीजों में मुसलसल इजाफा देखने में नजर आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 मरीज निश्तर हॉस्पिटल में कोरोना के बायस जान की बाजी हार चुके हैं और मजमूई तौर पर अब तक 280 अफराद हैं जो कि कोरोना के बायस अब तक जाँ बाक हुए हैं मुल्तान में। और निश्तर हॉस्पिटल की 9 वार्ड्स को कोरोना वार्ड्स डिक्लेयर किया गया है, जहाँ पर 235 के करीब जो बेड्स हैं वो लगाए गए हैं। ICU की बात करें तो 58 बेड्स का ICU है, जहाँ पर वेंटिलेटर की सहूलत मुयस्सर की गई है। और इस हवाले से जो निश्तर ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ नौमंतखब काबीना अरकान की तकरीब हलबरदारी जारी है। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान खुदा बरकत के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का वफादार रहूँगा और मैं अपने फ़राइज़ ईमानदारी और वफादारी से अंजाम दूंगा और जो भी दफ्तरी राज बिल वास्ता या बिला वास्ता बहैसियत वजीर मेरे इल्म में आएगा उसकी इतला किसी भी शख्स को नहीं दूंगा और न ही किसी पर जाहिर करूंगा। अल्लाह मेरा हामी और नासिर हो। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अरकान काबीना से गुजारिश करूंगा कि हलफनामे पर अपने अपने दस्तखत सब्त करके अपने सामने रख दें, जिनको गवर्नर हाउस का स्टाफ उठा के फिर गवर्नर साहब की तौसीक के बाद कैबिनेट विंग में जमा कराएंगे। ख़वातीन व हज़रात, मुअज़्ज़िज़ अरकान काबीना के हलफनामे पर दस्तखत सब्त करने के साथ ही हलफ बर्दारी की तकरीब इख्तिताम पजीर होती है। अब मैं इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो नौ मुंतखब हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान मुअज़्ज़िज़ शुरका और अवाम गिलगित बल्तिस्तान से ख़ताब फरमाएँ। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब आपसे मुखातिब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा ठीक है। आज मैं गिलगित बल्तिस्तान की काबीना और ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब आपको मुबारक भी देता हूँ और मैं ये आपसे उम्मीद लगाता हूँ कि इंशाअल्लाह ये वो मुंतखब हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में आएगी जो कि एक नई ट्रेडिशन पैदा करेगी। एक हुकूमत एक ऐसी आएगी जो एक ऐसा गवर्नेंस का सिस्टम देगी कि हमेशा के लिए आप नई स्टैंडर्ड्स कायम कर देंगे। तो मैं सबसे पहले तो वो प्राइम मिनिस्टर हूँ जो कोई भी पाकिस्तान में ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं जिसने ये सारे इलाके को उस तरह देखा हो जो मैंने देखा है। 15 साल की उम्र में मैं पहली दफ़ा आया था जब अभी काराकोरम का ये सड़क भी नहीं बनी थी, हाईवे नहीं बनी थी। और उसके बाद मैं क्रिकेट खेलता रहा। जैसी क्रिकेट से मुझे फुर्सत मिली, क्योंकि सर्दियों में गर्मियों में क्रिकेट खेलता था, तो जैसे मिला तो फिर मैं तब से सारे इलाके में फिर से वापस आया और मैं आपका सारा इलाका जानता हूँ, आपके मसले जानता हूँ और जो पोटेंशियल है इस इलाके का वो भी जानता हूँ। और मेरे ख्याल में कि हम जो इंशाल्लाह हमारी ये जो गवर्नमेंट है, ये जो हम अब जिस रास्ते पे जिस रुख पे
गिलगित बल्तिस्तान को अब हम डालेंगे, ये सब इंशाल्लाह अवाम की ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मैं पहले तो जो चीज़ें हमने फैसला किया कि हम आपके लिए क्या काम करेंगे, अब नई हुकूमत आई है क्या करेगी आपके लिए, तो सबसे पहले तो जो प्रोविजनल स्टेटस है उसके ऊपर फौरी तौर पे काम करेंगे ताकि जो एहसास महरूमी रही है अब तक यहाँ, वो दूर की जाए। मैं जब भी यहाँ आता था मुझे नौजवान ये कहते थे कि जी हमें बताएं हम क्या पाकिस्तानी हैं या नहीं हैं, हमारे हुकूक हैं या नहीं हैं। तो मुझे जी, तो तब से मुझे एहसास था कि हमें लोगों के लिए, नौजवानों के लिए उनको ये एहसास ही ना हो कि वो पाकिस्तान के बराबर के शहरी नहीं है। ये एहसास दूर करने के लिए ज़रूरी था कि ये जो हमने अब नया आपके लिए सेटअप बनाया और जो इंशाल्लाह इसके ऊपर अब डिटेल्स में काम होगा कि कैसे आपका ये प्रोविजनल स्टेटस जो प्रोविंस का है उसके ऊपर पूरी तरह काम किया जाए। और फौरी तौर पे हम कमेटी बिठाएंगे जो इसके ऊपर अब बाकायदा टाइमलाइंस के साथ काम करेगी। तो ये तो इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा एक जो इशू था वो ख़त्म हो जाएगा आपका, इंशाल्लाह आपको ये फीलिंग बिल्कुल नहीं रहेगी। और हमेशा जो दुनिया का सिस्टम, कामयाब सिस्टम होता है, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है सेल्फ गवर्नेंस। लोगों के पास इख्तियार होता है अपनी ज़िंदगी के फैसले करने के लिए, कोई बाहर से आके उनको बता नहीं सकता। आप लोगों को बेहतर पता है कि आपको किस तरह की डेवलपमेंट चाहिए। हम इस्लामाबाद से आपको नहीं बता सकते कि ये प्रोजेक्ट ए बनाया जाए या प्रोजेक्ट बी बनाया जाए, ये आप फैसला कर सकते हैं। तो एक तो ये मैं आपको मुबारक भी देता हूं कि इसके ऊपर फौरी तौर पे अब काम होगा। और ये हमारी विजन के साथ साथ ये भी है कि जो हम जब मदीना की रियासत की बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मदीना की रियासत में ये थी कि उन्होंने जो प्रायोरिटाइज़ किया कि कैसे कमज़ोर तबके को ऊपर उठाना है, जो लोग पीछे रह गए ज़िंदगी की रेस में उनको ऊपर कैसे लेके आना है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में सबसे पहले चीज़ की थी। पैसे भी नहीं थे, गरीब लोग थे उस वक़्त, लेकिन उस रियासत ने फैसला किया कि हमारी प्रायोरिटी होगी कि जो कमज़ोर गरीब तबका, जो माजूर हैं, जो बेवा हैं, जो यतीम हैं, इनको हमने कैसे ऊपर लेके आना है। तो इसी तरह नंबर 1 हमारी प्रायोरिटी वो है। हमारा एहसास प्रोग्राम जो हम लेके आए हैं, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा प्रोग्राम है जिसको कहते हैं पॉवर्टी एलिविएशन, गुर्बत ख़त्म दूर करने के लिए, वो इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम शुरू है। वो गिलगित बल्तिस्तान में भी आपको ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग पीछे रह गए हैं ज़िंदगी की रेस में। तो इंशाल्लाह वो एहसास प्रोग्राम हम यहाँ लेके आ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो मुझे आपके लिए जो सबसे खुशाइन चीज़ है, मेरे ख़्याल में एक गरीब घराने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब उस घर में बीमारी होती है तो उनके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और पैसे नहीं होते उनके पास, वो चीज़ें बेच देते हैं, कर्जे में मकरूज़ हो जाते हैं किसी का इलाज करवाते हुए। तो हम हेल्थ कार्ड लेके आ रहे हैं, सारे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेके आ रहे हैं। 10 लाख रुपया एक घर के लिए कि किसी भी अस्पताल में जाके वो हेल्थ कार्ड के जरिए अपना इलाज करवा सकते हैं, 10 लाख तक। उसके अलावा जो टूरिज़्म है, क्योंकि मैं आपके इलाके के टूरिज़्म के पोटेंशियल को जानता हूँ, क्योंकि मैं सारा देखा हुआ है आपका इलाका, लिहाजा टूरिज़्म के ऊपर हम पूरा जोर लगाने लगे। गर्मियों के अंदर तो वैसे ही अब जो मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 साल से कि यहाँ एक पूरी एक इनकलाब आ चुका है टूरिस्ट का, बल्कि यहाँ जगह नहीं होती टूरिस्ट के लिए ठहरने के लिए।
सारे होटल भर जाते हैं, जो अपने गेस्ट हाउसेस लोगों ने बनाए वो भी भर जाते हैं। तो और बदकिस्मती से कोरोना की वजह से ये पिछली गर्मियों में उस तरह नहीं टूरिस्ट आ सका। लेकिन मैं आपको ये श्योर करता हूँ कि दो किस्म की जो टूरिज़्म है, एक तो अंदरूनी हमारी टूरिज़्म है, हमारा नौजवान है, मोबाइल फ़ोन की वजह से जब वो कहीं जाता है वो अपनी तस्वीर लगा देता है फेसबुक के ऊपर, वो फेसबुक के ऊपर देखता है, आपको एडवर्टाइज ही नहीं करना पड़ता, वो जो फेसबुक पे चलता है वो सारी दुनिया में जब तस्वीरें जाती हैं तो दुनिया से लोग आ रहे होते हैं। मैं जब यहाँ 3-4 साल पहले आया था तो मैंने देखा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी, बरतानिया से, यूरोप से पाकिस्तानी यहाँ ठहरे हुए थे होटल्स के अंदर, सब होटल भरे हुए थे। तो अब ये बढ़ती जाएगी आपकी टूरिज़्म। तो उसके लिए हमने आपके लिए सस्ते कर्जे देंगे ताकि लोग अपने घरों के साथ गेस्ट रूम बना सकें, ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। तो एक तो ये हमने पूरा प्रोसेस शुरू किया हुआ है। इसके ऊपर इंशाल्लाह आपको वज़ीर आला साहब आपको हम पूरा अपडेट करेंगे कि हम क्या क्या प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि लोगों के पास बड़े सस्ते कर्जे मिलें ताकि वो टूरिज़्म के लिए अपने घर के साथ एक्स्ट्रा कमरे बना सकें। उसके अलावा मैं भी पिछले हफ्ते ऑस्ट्रिया से एक बहुत बड़ी कंपनी है, उससे मेरी मुलाकात हुई, तो वो स्कीइंग के स्पेशलिस्ट हैं। अब स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो ज़्यादा पैसा स्विट्ज़रलैंड में बनता है वो टूरिज़्म से, वो स्कीइंग से बनता है और ऑस्ट्रिया में भी बनता है। अब ये जो मेरे पास कंपनी जब मेरी मुलाकात हुई, वो ये कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्योंकि मौसम गर्म हो रहा है तो उनके पास वो जो टाइम है स्कीइंग का वो कम होता जा रहा है। तो वो मेरे पास आया, उसने कहा कि जो हमारे यहाँ इलाके हैं वो इतने ऊंचे हैं अब कि यहाँ बड़ी देर तक स्कीइंग हो सकती है, यानी 7-8 महीने तक स्कीइंग हो सकती है। तो उनसे हमने बातचीत शुरू की है कि आहिस्ता आहिस्ता स्कीइंग के यहाँ इलाके डेवलप करें। उससे क्या होगा, अभी तक तो सिर्फ गर्मियों में आपके पास टूरिस्ट आते हैं, जब स्कीइंग आ गई तो गर्मियों में भी आएंगे, सर्दियों में भी आपके पास टूरिस्ट आएंगे और बाहर से आएंगे, जिससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज हमारे मुल्क में आएगा। उसके अलावा स्कर्दू का हस्पताल शुरू किया हुआ हमने 250 बेड का, इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको इसलिए कि मुझे पता है कि यहाँ बड़ा मुश्किल होता है जब लोगों के पास यहाँ अस्पताल नहीं है या लोगों को इस्लामाबाद जाना पड़ता है, तो इंशाल्लाह इस अस्पताल को हम अपग्रेड करते रहेंगे। हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से बिजली बनाने के यहाँ बड़ी जगह हैं, तो हमने फैसला किया 300 मेगावाट टोटल बिजली यहाँ, जो सारे गिलगित बल्तिस्तान के लिए ज़रूरत से ज़्यादा बिजली हो जाएगी अगर हम 300 मेगावाट बनाएं। तो 2 बन रहे हैं हमारे, 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन, पावर स्टेशन बन रहे हैं, 2 पाइपलाइन में हैं, उनके PC1 तैयार हो गए हैं और 2 और के हमने अप्रूव कर दिए हैं, तो 6 तो आपके स्टेशन बन जाएंगे। उसके अलावा जो हमने पख्तूनख्वा में किया था माइक्रो हाइडल स्टेशन, छोटे छोटे स्टेशन, वो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि छोटे छोटे इलाकों में छोटा छोटा एक ऐसा स्टेशन जो कि सारे गाँव को बिजली दे सके, वो भी, और उसके साथ सोलर भी, ये भी कोशिश करें कि ताकि आपके सारे इलाके में बिजली आ जाए। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सीपैक के रास्ते में है, बल्कि हमारी कनेक्शन ही चाइना से गिलगित बल्तिस्तान के ज़रिए है, और उसके लिए हमने फैसला किया एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। अब तक यहाँ मसला ये है कि हमारे पास बिजली इतनी नहीं थी, तो साथ साथ जैसे भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनता जाएगा और उसके साथ साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका बनता जाएगा। गवर्नमेंट उसके अंदर काम होता है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, और बाकी खुद इंडस्ट्रीज आके वहाँ लोकेट करती हैं, और क्योंकि ये सीपैक के रास्ते में है तो ये पहला इंशाल्लाह हम एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपके लिए हम बनाएंगे।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।